नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मूल विधि, और मूल विधि का एक लेक्चर हो गया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम का पार्ट 1, यानी कि जो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम था उसकी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। चलिए आप लोग देखते हैं उसके आगे। देखिए, दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हम लोग देख चुके थे। एक में क्या था कि यह अधिनियम कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ और इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, और सेकंड में हमने पढ़ा था कि दहेज क्या है, यानी कि दहेज में किन किन कंडीशनों या किन किन चीजों को ऐड किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये क्या है? दहेज, ये क्या हुआ भैया? दहेज लेने या देने की शास्ति, शास्ति मतलब सजा या पनिशमेंट, ठीक। यानी कि सेक्शन 3 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब दहेज लेता है या दहेज देता है तो उसको कौन सी सजा दी जाती है। तो क्या सजा दी जाती है? तो उसको सजा दी जाती है कम से कम 5 वर्ष का कारावास प्लस 15,000 या दहेज की रकम, इन दोनों में, यानी कि 15,000 और दहेज की रकम, इन दोनों में जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा होगा वो हमें देना होगा जुर्माना, ठीक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या दहेज देता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष की सजा होगी, यानी कारावास होगा, और साथ ही प्लस यानी कि दोनों, मतलब कारावास भी और जुर्माना भी। जुर्माना कितना? 15,000 या दहेज की जो रकम होगी उन दोनों में जो अधिक होगा उसे हमें जुर्माने के रूप में देना होगा, ठीक है। तो देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 ये क्या है? दहेज मांगने पर सजा। यानी कि कोई व्यक्ति दहेज न ले रहा न दे रहा, केवल दहेज मांग रहा है, ठीक है। सामने वाले ने हाँ किया या नहीं किया ये बात मायने नहीं रखती, केवल अगला दहेज मांग रहा है तो उसके लिए क्या सजा है? तो उसके लिए क्या सजा मिलेगी? कम से कम 6 माह। और यह अधिकतम कितना हो सकती है? तो यह अधिकतम हो सकती है 2 वर्ष या 10,000 रुपये जुर्माना। यानी कि कोई व्यक्ति केवल दहेज मांग रहा है तो इसके लिए उसे कम से कम 6 माह का कारावास और अधिकतम, जो कि अधिकतम 2 वर्षों तक हो सकता है, या तो उसको कारावास की सजा दी जाएगी या जुर्माने की सजा दी जाएगी। जुर्माना कितना होगा? तो जुर्माना होगा 10,000, ठीक। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 है दहेज मांगने की सजा। सेक्शन 4 है दहेज मांगने की सजा, और कितनी है? जो कारावास कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही सजा दी जाएगी।
और दूसरी कौन सी है, 10,000 रुपये का उसको जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सेक्शन 4A। सेक्शन 4A, सेक्शन 4A देखो, 4A 4B 4C या ऐसे कोई डिजिट लिखी होती है, फिर उसके बाद अल्फाबेट लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह ये संविधान में है तो वो मूल संविधान में नहीं था, एक्ट में है तो वो मूल एक्ट में नहीं था, उसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। तो सेक्शन 4A कब जोड़ा गया, सेक्शन 4A जोड़ा गया था 1 नवंबर 1986 को। कब ऐड किया गया इसको, ऐड किया गया था 1 नवंबर 1986 को। ठीक, अब ये है क्या, ये है क्या, दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी। यानी कोई भी व्यक्ति समाचार पत्र या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से दहेज का प्रचार नहीं कर सकता है। यानी कि ना तो ऑनलाइन या पेपर के माध्यम से वो दहेज मांग सकता है, या कोई वधू पक्ष किसी व्यक्ति को दहेज देने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर वह ऐसा करता है, तो उसके लिए सजा क्या है, तो उसके लिए सजा है कम से कम 6 माह से 5 वर्ष या 15,000 रुपये का जुर्माना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दहेज का विज्ञापन करता है तो उसको कम से कम 6 माह से अधिकतम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है, या उसे 15,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो सेक्शन 4A क्या है, दहेज के सेक्शन 4A क्या है, दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध। लेकिन उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति क्या करता है, विज्ञापन करता है, तो उसको दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा, कम से कम 6 माह से अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, साथ ही 15,000 का जुर्माना। और सेक्शन 4A ऐड कब किया गया था, सेक्शन 4A 1 नवंबर 1986 को ऐड किया गया। देखिए इस एक्ट में कोई भी जो सेक्शन है वो ऐड किया गया है 1 नवंबर 1986 को, जब संशोधन हुआ था। इस एक्ट में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि ये सेक्शन जो बाद में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, तो ऐड किया गया 1 नवंबर 1986। ठीक, अब देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये क्या है, करार का शून्य होना। यानी कि विवाह में वर पक्ष या कन्या पक्ष के द्वारा अगर दहेज का कोई करार किया गया है तो वह कानूनी रूप से क्या है, अमान्य है। अब वह करार चाहे लिखित हो या मौखिक हो। यानी कि जो दहेज का करार होगा, अब वो चाहे लिखित में हो या मौखिक में, दोनों ही कंडीशन में वो जो करारनामा होगा वह सरकार के लिए अमान्य होगा। यानी कि वो करार जो किया गया वो शून्य होगा। ठीक है, यानी दहेज लेने या देने का जो करार किया गया होगा, चाहे वो लिखित में ही क्यों ना किया गया हो, वह करार कानूनी रूप से अमान्य या शून्य होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6, अब सेक्शन 6 क्या है,
दहेज का पत्नी या वारिस के लिए होना। ठीक, जो दहेज होता है वह पत्नी या उसके वारिस के लिए होता है। अब कोई अन्य व्यक्ति अगर अन्य व्यक्ति दहेज ग्रहण करता है, यानी कि पत्नी और उसके वारिस के अलावा अगर दहेज की रकम या सामान कोई अन्य व्यक्ति को मिलती है या वो ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति उसका मालिक नहीं, अपितु संरक्षक होता है। ठीक, क्या होता है? संरक्षक होता है। ठीक, और तय समय पर वधू या वारिस को वापस करना होता है। ठीक, वापस करना होता है। अब ये जो समय है, ये समय क्या है, यानी कि समय सीमा क्या होती है? जब जो दहेज ग्रहण करता है, यानी कि जो दहेज का संरक्षक होता है, वो उसके असली मालिक यानी कि वधू या वारिस को कितने समय के अंदर देना उसके लिए अनिवार्य होता है। तो देखिए, अगर दहेज शादी के समय मिला, शादी से पूर्व मिला, जब शादी के समय पत्नी यानी कि जो वधू थी वो नाबालिग थी। देखिए, 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, शादी के समय दहेज मिलता है या शादी से समय, देखिए दहेज या तो शादी से पूर्व मिला होगा या शादी के समय मिला होगा या शादी के बाद मिला होगा, यानी कि शादी के बाद मिला होगा। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जब दहेज मिला हो तो जो लड़की थी वह नाबालिग हो। ठीक, तो ऐसे में क्या करना होगा? समय सीमा क्या होती है? तो ऐसे में समय सीमा होती है, देखिए शादी के समय मिला है तो शादी से 3 माह, शादी के समय मिला तो शादी से 3 माह, शादी से पूर्व भी मिला है तब भी शादी से 3 माह, और शादी के बाद मिला है तो जिस दिन मिला है उससे 3 माह का समय। ठीक, यानी कि शादी से के समय मिला, शादी के पूर्व मिला या शादी के बाद मिला। तो अगर शादी के समय मिला या शादी से पूर्व मिला तो शादी के 3 माह के भीतर, और शादी के बाद अगर दहेज मिला है तो दहेज की प्राप्ति की जो तिथि होगी उससे 3 माह के भीतर। अब एक कंडीशन मिलती है, शादी के समय पत्नी अगर
नाबालिग थी, यानी कि जब उसे दहेज दिया गया या पत्नी को जब दहेज मिला तो वह नाबालिग थी। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जब लड़की बालिग हो जाएगी, ठीक, बालिग होने की डेट से 3 माह के 3 माह के भीतर, ठीक, क्या रहेगा, अगर लड़की नाबालिग है तो बालिग होने के 3 माह के भीतर उसको उसकी दहेज की रकम दे दी जाएगी, ठीक। अभी और देखिए सेक्शन अभी थोड़ा बड़ा है। अगर वो देखिए, अगर जो संरक्षक है इस तय समय सीमा के भीतर जो दहेज की रकम है वह वधू या पत्नी को नहीं देता है, तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में इस एक्ट में किया गया है सजा का प्रावधान, ठीक। दिख रहा है आप लोग, दिख ही रहा होगा, ठीक। ठीक, अब क्या है, अगर जो दहेज की रकम है उसको समय सीमा के अंदर नहीं दिया जाता तो इसमें सजा का प्रावधान, और सजा का प्रावधान क्या है, तो देखिए ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले जो होगा दहेज की पूर्ण रिकवरी होगी, यानी कि जो दहेज था पहले तो वह पूरा दहेज उसके संरक्षक यानी कि जिसने दहेज को ग्रहण किया था उससे वापस लिया जाएगा, साथ ही 2 वर्ष से 5 वर्ष तक क्या होगा, 5 वर्ष तक का होगा कारावास, या फिर 5,000 से 10,000 रुपये तक का क्या होगा, जुर्माना, ठीक। समय सीमा पर अगर संरक्षक पत्नी को या वधू को क्या नहीं करता, दहेज की वापसी नहीं करता, तो सजा दी, क्या सजा दी जाएगी, सबसे पहले संरक्षक से पूर्ण दहेज की रिकवरी की जाएगी, उसके बाद उसे 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या फिर 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों। इसका क्या मतलब है, देखो, या तो तुमसे 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास मिलेगा, या फिर 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों, मतलब वो आपको कारावास की सजा भी दे सकते हैं प्लस जुर्माने की भी सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, अब आगे क्या है, अब क्या बचा है, सिलेक्ट, चलिए चलिए चलिए, क्या करते हैं यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ठीक। अभी इस एक्ट में क्या बचा है, जो सर इतना छोटा छोटा करके साइड में जगह बनाए, तो अब बचा है, अगर इन केस
जो पत्नी है, पत्नी की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु 7 वर्ष से पूर्व अप्राकृतिक रूप से हो जाती है, रूप से हो जाती है। ठीक, तो क्या होगा? तो ऐसे में जो दहेज की रकम होगी वह उसके वारिस को दी जाएगी, अगर वारिस है तो। अगर वारिस नहीं है, अगर वारिस नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो इस केस में जो दहेज की रकम होगी, दहेज की रकम होगी वो उनके माता पिता, किनके, जो मृतक यानी कि जो वधू थी उसके जो माता पिता होंगे या अभिभावक, उनको दी जाएगी। ठीक, यानी कि अगर पत्नी की मृत्यु 7 वर्ष से पूर्व अप्राकृतिक कारणों से हो गई है तो ऐसे में लगता है दहेज प्रथा। सीधी बात समझो, दहेज प्रथा 7 वर्ष के भीतर लगता है, बाद में भी लगता है, लेकिन उसकी कंडीशन कुछ अलग होती है। ठीक है, तो अगर 7 वर्ष से पूर्व अप्राकृतिक रूप से स्त्री की यानी कि पत्नी की मृत्यु हो गई है तो जो दहेज की रकम होगी वह उसके वारिस को दी जाएगी। अगर उनका कोई वारिस नहीं है तो ऐसे केस में जो दहेज की रकम होगी उनके माता पिता को वापस लौटाई जाएगी, माता पिता को वापस लौटाई जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 इसमें क्या है? अपराध का ठीक है, अपराध का संज्ञान, यानी कि दहेज प्रथा से रिलेटेड अगर कोई अपराध हुआ है तो उस केस की सुनवाई कौन करता है या उसका संज्ञान कौन करता है और कैसे करता है, कब करता है। ठीक है, तो चलिए देखते। देखिए, अगर हमारी सिटी मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी है, तब कौन करेगा? अगर मेट्रो सिटी नहीं है तब कौन करेगा? यानी कि जब मेट्रो सिटी होगी तब कौन करेगा, और मेट्रो सिटी नहीं होगी तो अगर मेट्रो सिटी है तो ये करेगा महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक, अगर मेट्रो सिटी नहीं है तब संज्ञान कौन लेता है? तो लेता है प्रथम श्रेणी का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि अगर हमारी सिटी मेट्रो सिटी है तो वहाँ संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट लेता है, अगर मेट्रो सिटी नहीं है तो प्रथम श्रेणी का मुख्य न्यायाधीश इसकी विवेचना करता है या इसको अपने संज्ञान में लेता है। ठीक, कब लेता है? देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, कब लेता है मतलब। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर पे क्या है? व्यथित महिला, यानी कि व्यथित महिला कौन होती है? जिसके जिसके साथ अत्याचार हुआ है या दुष्कर्म हुआ है वह महिला व्यथित महिला कहलाती है। ठीक है, दूसरा, व्यथित महिला के अभी वावक, अभी वावक। ठीक, या फिर कोई एनजीओ या फिर पुलिस रिपोर्ट या फिर न्यायालय स्वतः
संज्ञान लेता है। ठीक, न्यायालय संज्ञान कब लेता है? तो न्यायालय व्यथित महिला की रिपोर्ट पर, पुलिस की रिपोर्ट पर, व्यथित महिला के अभिभावक की रिपोर्ट पर, या किसी एनजीओ के रिपोर्ट पर, या न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है हम लोगों का? ठीक है, तो सेक्शन 8 ये है अपराध की प्रकृति। ठीक है, तो अपराध की क्या क्या प्रकृति है देखिए, ये संज्ञेय, अजमानतीय और असमीय। ठीक, सभी संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? अपराध। ठीक, अजमानतीय अपराध क्या होते हैं? असमीय अपराध क्या होते हैं? ठीक है, तो वे अपराध देखिए, संज्ञेय अपराध, अजमानतीय अपराध और असंज्ञेय अपराध को हम लोग जब अपनी बीएनएस पढ़ेंगे वहां इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ जान लेते हैं होते क्या, डायरेक्ट क्या होते हैं हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें जिनमें किसी भी वारंट के बिना, मतलब वारंट आपके पास नहीं है तब भी आप अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अजमानतीय अपराध यानी कि जमानत नहीं। अब आप लोग सोच रहे हो सर केस में जमानत नहीं मिलेगी, तो इसमें जमानत मिलेगी, बट आपको आपके थाने से जमानत नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ऐसे तो जमानत हमारा अधिकार है, लेकिन जो अपराध अजमानतीय होते हैं उसमें हम लोग वो हमारा अधिकार नहीं होता है। तब क्या होता है, हम लोगों को थाने से जमानत नहीं मिलती है। अब जमानत कहाँ से मिलेगी? तो न्यायालय से मिलेगी, और वहां से भी कंफर्म नहीं कि आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है न्यायाधीश के विवेक पर, यानी कि जहाँ पर जो जमानत होती है वह जमानत कैसी होती है? तो न्यायाधीश के विवेकाधीन ठीक है, पहली बात तो इसमें जमानत थाने से मिलेगी नहीं, न्यायालय से मिलेगी, और वहां पे भी कंफर्म नहीं कि आप लोगों को जमानत मिल ही जाएगी या दोषी को जमानत मिलेगी ही मिलेगी। ये डिपेंड करता है जो हमारा न्यायाधीश होगा उसके विवेक पर, वो चाहेगा तो जमानत देगा, नहीं चाहेगा तो जमानत नहीं देगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन क्या है? सेक्शन 8A। सेक्शन 8A तो कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8A। सेक्शन 8A, फिर देखिए सेक्शन 8A कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1 नवंबर 1986 को। ठीक, उन्नीस सौ छियासी को इसमें क्या होता है? जो सबूत का भार होता है, सबूत का भार होता है वह किस पे होता है? वह
आरोपी पर होता है। लेकिन नॉर्मल केसों में क्या होता है, जो सबूत इकट्ठे करने या न्यायालय में सबूतों को साबित करना होता है तो वह वो पक्ष करता है जो केस दायर करता है। लेकिन दहेज प्रथा में क्या होता है, इसमें यह होता है, इसमें जिस पर दहेज प्रथा का आरोप लगा है वही अपने निर्दोष होने का सबूत देगा। क्या करेगा, अपने निर्दोष होने का सबूत देगा। कौन कौन से आरोप लगे होते हैं, जैसे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ठीक। यानी कि सेक्शन 3 मतलब सेक्शन 3 क्या है कमेंट बॉक्स में बताना, सेक्शन 4 क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। इन दोनों सेक्शंस में जो अपराध होते हैं, ठीक है, या इन दोनों सेक्शन में अपराध करने पर जो आरोप लगाया जाता है, व्यक्ति दोषी है या नहीं, अगर वह निर्दोष है तो उसके लिए उसको खुद ही प्रूफ देना पड़ेगा। जिसने केस किया है उसे कोई भी प्रूफ नहीं देना है कि इन्होंने यह अपराध किया है। अगर तुमने अपराध नहीं किया है भैया तो आप इस चीज को खुद ही न्यायालय में क्या करें, सिद्ध करें, ठीक। इसीलिए दहेज प्रथा सबसे टफ होती है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 4, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 8 बी। अब ये सेक्शन 8 बी क्या है, तो यह है प्रतिषेध अधिकारी। प्रतिषेध अधिकारी, तो ये जो प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करती है राज्य सरकार। प्रतिषेध अधिकारियों की संख्या कितनी होगी, राज्य सरकार जो उचित समझे, उचित समझे, ठीक। राज्य सरकार जो उचित समझे, ठीक। इसके बाद क्या है, जो हमारे जो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिकारी होते हैं, इनकी सहायता के लिए सहायता बोर्ड की स्थापना की जाती है, ठीक। स्थापना कौन करता है, वो भी राज्य सरकार करती है। इसमें मेंबरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें मेंबरों की संख्या होती है 5, ठीक, जिसमें 2 महिलाएं होना कंपलसरी है, ठीक। यानी जो सहायता बोर्ड जो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिकारी की सहायता के लिए सहायता बोर्ड की स्थापना की जाती है, उसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। उन 5 मेंबरों में से 2 लेडीज का होना अनिवार्य है। और जो ये पांचों हों इनको समाज कल्याण तथा महिला उत्थान अनुभव ठीक। यानी कि जो 5 मेंबर होंगे, इन पांचों मेंबरों को समाज कल्याण और महिला उत्थान का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला सेक्शन क्या, सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये है एक्ट के लिए नियम एवं कानून बनाने की शक्ति
तो देखिए सेक्शन 9 बताता है कि एक्ट से संबंधित जो नियम कानून है इन्हें बनाने या संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोगों के अकॉर्डिंग किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास यह पावर नहीं है कि वह एक्ट से संबंधित नियम कानून बनाए या उनमें संशोधन के। देखिए अभी जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी था उसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है, उसके लिए जो सलाहकारी बोर्ड रखा बनता है उसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। बट इस एक्ट के संबंधित जो भी नियम कानून बनते हैं वह राज्य सरकार ना बना के क्या केंद्र सरकार, यानी कि ये शक्ति किसके पास है? तो ये है केंद्र सरकार के। कि हम लोगों को पता है कि जो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिकारी ये संपूर्ण भारत पर लागू है, तो संपूर्ण भारत पर लागू है। तो अगर सभी राज्यों को अगर कानून बनाने या संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो अपने अकॉर्डिंग इस एक्ट को संशोधित कर लेंगे। यानी कि किसी राज्य में दहेज लेने की सजा कुछ और होगी तो किसी राज्य में दहेज लेने की सजा कुछ और होगी, या कुछ ऐसे भी राज्य हो सकते हैं जहां दहेज लेने की प्रथा को, सॉरी दहेज लेने की सजा को नगण्य कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए यह शक्ति राज्य सरकार को ना देके केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, अब अगला सेक्शन कौन सा? अगला और इस एक्ट का लास्ट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10। ये क्या है? तो देखो अब जो एक्ट से संबंधित नियम कानून राज्य सरकार ने बनाए हैं उन नियम कानूनों को लागू करने के लिए या अपने राज्य में सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो राज्य सरकार बनाएगी। यानी कि जो एक्ट को सुचारू रूप से लागू करवाने हेतु नियम कौन बनाएगी? तो ये बनाएगी राज्य सरकार। ठीक, तो हम लोग का 10वां एक्ट क्या है? तो सॉरी हम लोग का लास्ट सेक्शन या सेक्शन 10 क्या है? इसमें यह दिया गया है कि जो राज्य सरकार होगी वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों और इस एक्ट को सुचारू रूप से लागू करने या राज्य में सुचारू रूप से चालू करने के लिए नियम कानून राज्य बना सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद भाई।